दोस्तों आप सबको नमस्कार और आपके ज्ञान कोश एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय हम लोग धुआंधार प्रैक्टिस सेट पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं। अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे शेष 3 प्रैक्टिस सेट को भी पढ़ना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के वहाँ भी लिंक पड़ा हुआ है, या फिर आप चाहें तो मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के वहाँ से भी आप उस लिंक को ढूंढ करके पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में बनाया हुआ हूँ और वहाँ से आप पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर के पूरा प्रैक्टिस सेट तक का पूरा है, 25-30 वीडियो है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस समय हम लोग बिल्कुल एक तरह से धुआंधार, हम लोग का टारगेट भी सामने दिख रहा है। 7 और 8 अगस्त, 17 और 18 अगस्त 2021 मैंने टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए प्रैक्टिस सेट है और एक ही प्रैक्टिस सेट से दोनों की तैयारी बड़े आराम से हो जाएगी। तो आइए चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है ना। आइए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर कर लीजिए। और मैं प्रतिदिन लगभग एक एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, तो इसके लिए बेल आइकन को पुश कर देंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, कांति क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक है ना। तो अब मैं चारों विकल्प न पढ़ करके सीधे मैं आंसर पे आऊंगा, क्योंकि उससे आपका कुछ समय बचेगा, ठीक है ना। तो कांति और क्लांति शब्द युग्म का सही अर्थ है, आपका जो तीसरा विकल्प है ये सही हो जाएगा, चमक और थकावट। माने कांति माने चमक होगा और क्लांति माने थकावट होगा, ठीक है ना। आइए दूसरा देखते हैं, तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ है दोस्तों हो जाएगा सी, अपराध करे कोई और पकड़ा जाए कोई और, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, भारत आया किंतु भूपेंद्र चला गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो दोस्तों यह है संयुक्त वाक्य। थोड़ा आपको मैं क्लियर कर दूं, संयुक्त वाक्य दो वाक्यों को जोड़ करके बनता है और बीच में अव्यय जैसे शब्द होते हैं, ठीक है ना। और मिश्र वाक्य में एक मुख्य वाक्य होता है, शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, और साधारण वाक्य में सिर्फ एक ही क्रिया होती है। तो मैं तीनों बता दिया, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं आप भविष्य में। चलिए चौथा देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, क्या है आपका, है सी। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, या ऐसे ए वाले को समझ बैठते हैं, लेकिन दोस्तों वो सही नहीं है। आपका सही विकल्प है सी, पूजनीय, ये सही होता है, गलती नहीं होना चाहिए। चलिए पांचवा देखिए, समिष्ट का विलोमार्थी है, समष्टि का विलोमार्थी है, क्या है, व्यष्टि। समष्टि का विलोमार्थी क्या है, व्यष्टि। छठवां क्वेश्चन देखते हैं, तर्कस का पर्यायवाची है, क्या है तर्कस का पर्यायवाची, डी निसंग, ठीक है ना। सातवां देखिए, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है, सातवां ये है आपका सी, अरबी, ठीक है। आठवां है, कृदंत और तद्धित प्रत्यय किसके भेद हैं, तो आपका सही विकल्प हो जाएगा डी, प्रत्यय के, क्योंकि प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, ठीक है। नवा देख लिया जाए, लंबोदर का उदाहरण है, लंबोदर का उदाहरण है, ये है कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी, जिसका अन्य अर्थ लिया जाए, दोनों पदों का अर्थ न लेकर अन्य अर्थ लिया जाए, वहां बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है ना। 10वां देखिए, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं, ठीक है ना। दोनों मतलब दो दो शब्द जो दिया हुआ है, कौन द्विगु शब्द के उदाहरण हैं। तो 10 का दोस्तों आपका हो जाएगा बी, सप्ताह और शताब्दी। आप जानते हैं कि द्विगु समास का प्रथम पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। तो सप्ताह माने 7 दिनों का समूह, और शताब्दी शत मतलब 100 वर्ष का समूह, शत वर्षों का समूह शताब्दी होता है, ठीक है ना। आइए 11वां हम लोग देख लेते हैं, नवैश्वर्य का संधि विच्छेद है, क्या है आपको ये बताना है। तो आपका 11 का हो जाएगा ये नवधन ऐश्वर्य हो जाएगा, ठीक है ना। 12 देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं, आपको ये बताना है। 3 शब्द
पुल्लिंग है लेकिन एक शब्द पुल्लिंग नहीं है, तो आपका ए है बनावट। बनावट आपका पुल्लिंग शब्द नहीं है। 13वां हम लोग देख लेते हैं। 13वां क्या पूछ रहा है, दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है। दासत्व किस प्रकार की संज्ञा है आपको ये बताना है। तो दोस्तों दासत्व है भाववाचक संज्ञा, क्योंकि जो संज्ञा किसी प्रत्यय के योग से बनता है उसको हम भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है ना। अच्छा 14 देख लिया जाए, मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो 14 का हो जाएगा आपका बी परिमाणवाचक, क्योंकि परिमाण ये थोड़ी चाय, ये माप तौल की बात आती है ना, नाप वो मतलब जैसे माप तौल का ये जो लिक्विड में जो होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। आइए 15 हम लोग देख लेते हैं, मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होगा। संदिग्ध भूतकाल में कैसे होगा, तो 15 का हो जाएगा बी मोहन ने पढ़ा होगा, ठीक है ना। मोहन पढ़ा है, इसका संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा मोहन ने पढ़ा होगा। 16 देख लिया जाए, वर्त्स्य ध्वनियों के उच्चारण, अब ये विकल्प दिया हुआ है कि मतलब क्या स्पर्श करती है। तो दोस्तों 16 का यही सही है, जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है। जिह्वा की नोक दंत पंक्तियों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, ठीक है ना। 17 देखिए, राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो 17 का दोस्तों हो जाएगा बी 344 अनुच्छेद में है राजभाषा आयोग गठित करने का प्रावधान। 18 देख लिया जाए, डॉक्टर गिरियर्सन ने किस भाषा को अंतर्वेदी का नाम दिया है, ठीक है ना। तो 18 का है बी, ये ब्रज भाषा को अंतर्वेदी नाम दिया है, ठीक है ना। आइए 19 देख लेते हैं, भारतीय संविधान ने अंकों के किस रूप को स्वीकार किया है। तो दोस्तों 19 का आपका हो जाएगा बी भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप को। 20 देख लीजिए, खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, अब आगे आपको विकल्प देना है कि ये कैसे और कहाँ से हुआ। तो सी आपका हो जाएगा, खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है, ये आपका सही विकल्प हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, नहीं सी का मतलब वो सॉरी, हाँ इसका आंसर यहाँ होगा। सी का मतलब ए बी और सी ये तीनों विकल्प, मतलब ए बी और सी तीनों सही है। अब देखिए ये क्या क्या है, ये तीनों क्या क्या सही है, इसको फिर से देख ले। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में भी होता है, ये भी सही है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में भी होता है, यह भी सही है। और खड़ी बोली का उद्भव सौरसेनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ, यह भी सही है। अर्थात ये तीनों विकल्प आपका सही है खड़ी बोली के संदर्भ में, ठीक है। आइए 21 देख लिया जाए। हाँ दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं, चूंकि हम भी इंसान हैं, गलती हमसे भी हो सकती है। बाय द वे अगर कहीं कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, हमसे भी कहीं गलत हो सकता है विकल्प में गलत हो जाए, चाहे हमारा भी ध्यान कहीं बट गया तो गलत हो जाए, तो इस तरह से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें सजग कर देंगे कि ये क्वेश्चन आपने गलत बताया है, उसको मैं फिर सुधार कर लूँगा, ठीक है ना। इतना आप जरूर करेंगे, एक आपसे निवेदन है। चलिए 21 देख लिया जाए कि तंत्रीनाद कवितरस सरस राग रतिरंग अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग, इस दोहा में कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है, अलंकार बताना है। तो इसमें विरोधाभास अलंकार है दोस्तों, विरोधाभास अलंकार है, ठीक है ना। आइए हम लोग 22 देख लेते हैं। 22 क्या कहता है, जगतु जगतु जान्यो सकल सकल सो हरि जान्यो नहीं नाई, हरि जान्यो नाई ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि, ठीक है ना। हाँ जब थोड़ा सा ध्यान भटकता है तो शब्द पे रुकना पड़ता है, इसको ध्यान रखेंगे, सॉरी इसके लिए। तो इसके लिए क्या कह रहा है, उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है। तो 22 का आपका हो जाएगा बी, ये उदाहरण अलंकार है। ये उदाहरण पहले शब्द में और दूसरे, पहले वाक्य में दूसरे वाक्य में एक दूसरे का उदाहरण दिया हुआ है, इसलिए यहाँ उदाहरण अलंकार है। 23 देख लीजिए, निम्न
दोहे में कौन सा अलंकार है? सतगुर की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। तो इसमें आपका बताना है अलंकार, कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों ये है सी, यानी यमक अलंकार, क्योंकि यहाँ अनंत का प्रयोग जो हुआ है इसका अलग अलग अर्थ में हुआ है, ठीक है ना। आइए देखिए 24, अमिय झरत चहु ओर सो, नयन ताप हरिलेत, राधा जू के बदन अस, चंद उदित केहि हेत। तो 24 का ये कौन सा आपका अलंकार है? तो 24 का है सी, प्रतीप अलंकार है। प्रतीप माने जो उपमा का उल्टा होता है, यानी उपमेय उपमान बन जाता है और उपमान उपमेय बन जाता है, ऐसा होता है। आगे देखिए 25, अवधि का निजी छंद क्या है? अवधि का निजी छंद क्या है? तो दोस्तों यह है डी, छप्पय। छप्पय जो है अवधि भाषा का निजी छंद है। 26 देखिए, 26 क्या कह रहा है? भूमे रमी शरद की कमनीयता थी, नीला अनंत नभ निर्मल हो गया था, थी छा गई कुकुभ में अमिता सिताभा, उत्फुल्ल सी प्रकृति थी प्रतिभास होती। इस काव्यांश में छंद है, कौन सा छंद है आपको ये बताना है। तो दोस्तों ये 26 का आपका विकल्प है भी बसंत तिल का छंद है। यहाँ कौन सा छंद है? बसंत तिल का। 27 देखिए, रस निष्पत्ति का समीक्षा अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है? रस निष्पत्ति की समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो 27 का दोस्तों आपका है ए, भट्टलोलट। अभिव्यक्तिवाद का जो है कि जो सिद्धांत भट्टलोलट का है, ठीक है। आइए 28 देख लिया जाए, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है कहलाती है। तो दोस्तों 28 का है डी, अभिधा। जो वाच्यार्थ शब्द की वाच्यार्थ से अगर अर्थ प्रकट हो जाता है तो। 29 देख लिया जाए, धर्मवीर भारती के संदर्भ में क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं है आपको ये बताना है। बाकी 3 सही है, 3 कथन सही, एक कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो 29 का है ए, वे व्यक्ति स्वातंत्र के विरोधी कवि हैं, ये बात नहीं है, ठीक है ना, यही बात गलत है, उनके संदर्भ में ये बात सही नहीं है। 30 देख लिया जाए कि अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? 30, तो 30 का है ए, यूरोपीय। अभिव्यंजनवाद जो है किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो यूरोपीय सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है, ठीक है ना। आइए 31 देख लिया जाए, 31 क्या कर रहा है? को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर में है, क्या है? शाब्दी व्यंजना है कि आर्थी व्यंजना है कि अभिधा की लक्षणा? तो आपका 31 का है ए, शाब्दी व्यंजना, शब्द के द्वारा जो है कि ये व्यंजना हो रहा है, वृषभानुजा और हलधर, ठीक है ना। आइए 32 हम लोग देखते हैं, 32 क्या कह रहा है? 32वां क्वेश्चन है, किसकी मान्यता है कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है? क्या? 32 का आपका है सी, लोनजाइनस। किसकी मान्यता है? वो एक मान्यता दिया, कौन दिया? कि औदात्य अभिव्यक्ति की उच्चता और उत्कृष्टता का नाम है, तो लोनजाइनस ने दिया है, ठीक है ना। 33 देख लिया जाए, कवि कंठाभरण के रचनाकार हैं? 33 का है बी, क्षेमेंद्र। 34 देख लिया जाए, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास के लेखक हैं? हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, तो 34 का है दोस्तों डी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। 35 देख लीजिए, प्रगति और परंपरा नामक आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? 35, तो 35 का भी डी सही है, रामविलास शर्मा, ठीक है ना। 36 देख लिया जाए, काव्य और कला तथा अन्य निबंध किस रचनाकार की पुस्तक है? 36 का डी, जयशंकर प्रसाद। 37 देख लीजिए, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, निबंध के लेखक कौन है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह एक निबंध है, इसके लेखक कौन है? तो 37 का है दोस्तों ए, बालकृष्ण भट्ट। 38 है,
कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी है। तो 3 सी दिया है दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक है ना। कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है, कहानी यहाँ नहीं होना चाहिए, ऊपर नहीं, क्योंकि 3 कहानी तो उन्हीं का है, ठीक है ना। यहाँ नहीं छूटा हुआ है, मिसप्रिंट है शायद। तो ये 38 का है आपका सी, एक और जिंदगी, यह उनकी कहानी। बाकी राजा निर्बंसिया कमलेश्वर जी का ये है, मांस का दरिया उन्हीं का है, कस्बे का आदमी उन्हीं का है, ठीक है ना। तो इसलिए 38 का इसको करेक्शन कर लीजिएगा दोस्तों, 38 का आपका सी है, क्योंकि हो सकता है मिसप्रिंट हो, इसलिए ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। चलिए 39 हम लोग देख लेते हैं। कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? कर्मनाशा की हार किसका कहानी संग्रह है? शिव प्रसाद सिंह का है ये कर्मनाशा की हार, ठीक है ना। 40 अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों 40 का है डी, पुरस्कार कहानी के पात्र हैं, ठीक है ना। आइए 41 देखा जाए। दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी, ठीक है ना, इसके लेखक कौन है, कहानी है। तो दोस्तों इसके लेखक हैं प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद। 42 देख लिया जाए। अपने जीवन काल में सिर्फ 3 कहानियों की रचना कर हिंदी कथा साहित्य में अपनी अमिट पहचान बनाने वाले रचनाकार का नाम है, वो बहुत महान रचनाकार हैं। 42 का भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, केवल 3 कहानी लिख करके अमरत्व को प्राप्त कर ली एक तरह से हिंदी साहित्य जगत में। 43 देख लीजिए। सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? सोमा बुआ किस कहानी में मुख्य पात्र हैं? तो दोस्तों सही विकल्प आपका है ए, अकेली, अकेली नामक कहानी के ये पात्र हैं, ठीक है ना। 44 देख लिया जाए। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता होती है? 44 का सी, वस्तु केंद्रित होती है। यथार्थवादी उपन्यास क्या होता है? वस्तु केंद्रित होती है, इसी की प्रधानता होती है। आइए 45 देख लिया जाए। 45 प्रश्न है, मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका, बहुत ही शानदार प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मिलजुल मन, यह इसकी लेखिका कौन, इस उपन्यास की लेखिका कौन है? तो 45 का है सी, मृदुला गर्ग। ये भूलना नहीं है, याद रहना चाहिए। मिलजुल मन अक्सर पूछता है, ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। 46 देखिए। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतरण है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए। तो यह चौगाने हस्ती जो उर्दू में मुंशी प्रेमचंद जी लिखे थे, इसका जो हिंदी में रूपांतरण किए तो उसका नाम हो गया रंगभूमि। रंगभूमि जो है चौगाने हस्ती का रूपांतरण है। 47 देखिए। परीक्षा गुरु को किस समालोचक ने हिंदी का प्रथम उपन्यास स्वीकार किया है? तो दोस्तों 47 का आपका है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। 48 देखिए। टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? तो दोस्तों 48 का बी, राही मासूम रजा। 49 देख लिया जाए। ग्लोबल गांव का देवता के रचनाकार कौन है? ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार कौन है? तो 49 है दोस्तों सी, रणेंद्र। रणेंद्र एक लेखक हैं, ये उन्हीं की रचना है ग्लोबल गांव का देवता। 50 देख लिया जाए। निम्न में से कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो गोदान, मंगलसूत्र, सेवा सदन और रंगभूमि। दोस्तों भूलना नहीं है, अक्सर पूछता है ये 50 का बी, मंगलसूत्र। बाकी उपन्यास तो पूर्ण है, और जो है कि मंगलसूत्र अभी लिखे रहे थे तब तक मुंशी प्रेमचंद जी का देहावसान हो गया, ठीक है। आइए 51 51 देख लिया जाए। लाल चिन्ह उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। 51, तो 51 का है ए, ब्रजनंदन सहाय। ब्रजनंदन सहाय जो है लाल चिन्ह नामक उपन्यास के लेखक हैं। 52 उपन्यास और उसके मुख्य पात्रों का कौन सा युग्म सही है, आपको बताना है। तो 52 का है बी, अंधेरे बंद, कमरे, नीलिमा और हरबंश। यही जो है प्रमुख ये पात्र जो है कि सही है, बाकी के पात्र का और उससे कोई मतलब नहीं है, गलत है, ठीक है ना। 53 देख लिया जाए। आधा गांव इनमें से
किस विधा की रचना, विधा पूछ रहा है, ये रचनाकार नहीं पूछ रहा है। तो 53 का आपका हो जाएगा बी, उपन्यास है। राही मासूम रजा जी का क्या है, उपन्यास है। 54, भारतेंदु मंडल के लेखकों में इनमें से कौन से लेखक नहीं, भारतेंदु मंडल के लेखक कौन नहीं है? तो दोस्तों आपके ये हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये जो है भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं हैं, बाकी तीनों भारतेंदु मंडल के लेखक हैं। और ये जो है कि भारतेंदु जी के ये गुरु भी माने जाते हैं, भारतेंदु जी के गुरु माने जाते हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। 55 देखिए, जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संबंध में क्या गलत है? मैंने 3 कथन सही है, बाकी एक कथन गलत है, तो देख लिया जाए कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों 55 का आपका हो जाएगा बी, स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये नहीं है, क्योंकि यह समस्या जो है कि ध्रुवस्वामी नाटक में है। बाकी 3 इसी नाटक की विशेषता है। इसमें गुप्त समाज की स्थितियों का चित्रण हुआ, ये सही है। कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक गणना की जाती है, ये भी सही है। इसमें से भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ, ये भी सही है, ठीक है ना। आइए 56 देख लिया जाए। 56 क्या कह रहा है? 56 जो प्रश्न है, ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? ऐतिहासिक नाटककार के रूप में कौन प्रतिष्ठित हैं? तो दोस्तों 56 के हैं डी, जयशंकर प्रसाद जी, ये ऐतिहासिक नाटककार हैं। 57 देख लिया जाए, प्रसाद अपने किस नाटक में मुख्यतः नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है? तो 57 का आपका हो जाएगा डी, ध्रुव स्वामिनी में नारी मुक्ति की समस्या को उठाया है। 58, कौन सा नाटक मोहन राकेश कृत नहीं है? तो 58 का आपका हो जाएगा सी, रक्त कमल नाटक जो है मोहन राकेश का नहीं है, बाकी तीनों है। लहरों का राजहंस भी है, आधे अधूरे भी है, आषाढ़ का एक दिन भी है, ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है, तो सी हो जाएगा सही। 59 क्या है? शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो 59 का आपका हो जाएगा बी, राजा लक्ष्मण सिंह ने शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में अनुवाद किया है। 60 क्या है? चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं, कौन है? आपको ये बताना है। तो 60 का है ए, किशोरी लाल गोस्वामी जी चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक हैं। 61 देख लिया जाए, निम्न में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है? कौन सा नाटक नहीं, आपको यह बताना है। तो 61 का है वी, संयोगिता स्वयंवर नहीं, बाकी तीनों नाटक उन्हीं का है। 62 देख लिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 62 का ए, 1800 ईस्वी में हुई थी। जूठन के लेखक 63, जूठन के लेखक कौन है? तो दोस्तों यह 63 का हो जाएगा बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है। आइए 64 देख लिया जाए, बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो दोस्तों 64 का है बी, लीलाधर जगूड़ी जी की कविता है ये। 65 देख लिया जाए, निम्न में एक कथन असत्य है, मैंने 3 कथन सत्य है और एक कथन असत्य है, तो आपको उस असत्य कथन को छांटना है। तो इसका सही विकल्प दोस्तों आपका है, जानते हैं क्या? डी, नई कविता प्रयोगवाद का विकसित रूप नहीं है, यही एक विकल्प गलत है, बाकी तीनों विकल्प पर का सही है। आइए 66 देख लिया जाए, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? 66 का हो जाएगा ए, नागार्जुन का संबंध जो है प्रयोगवाद से नहीं है। 67 का देख लिया जाए, साखी किसका संकलन है? तो दोस्तों साखी विजय देव नारायण शाही का ये संकलन है। तो साखी आप ये भी सुने होंगे कि कबीरदास की भी रचना है, जिसके संकलन उनके शिष्य धर्मदास जी ने किया था, लेकिन जब विकल्प में जब आएगा तो कबीरदास और विजय देवनारायण शाही में से किसी एक का ही आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, दोनों नहीं आएगा। आइए 67 हो गया ना, आइए हम लोग 68 देख लेते हैं। 68, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में हैं? तो 68 का हो जाएगा बी, दूसरे सप्तक में, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं दूसरे सप्तक में हैं। 69 देख लिया जाए, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? 69 का है बी, असाध्य वीणा का पात्र है प्रियंबद, ध्यान रखिएगा। 70 देख लिया जाए,
प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है, क्या है? प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, ये सबसे बड़ी विशेषता है, ठीक है ना। आइए 71 देख लिया जाए। फैंटेसी शिल्प पर आधारित काव्य रचना कौन सी है? फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना आपको बताना है। तो ये है सी, अंधेरे में। अंधेरे में फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना है ये। 72 है आत्मा का संग्राम, आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृत्य के संदर्भ में कहा गया है? तो 72 का दोस्तों है सी, कुरुक्षेत्र में कहा गया है, ठीक है ना। 73 देख लिया जाए, नागार्जुन किस काव्यधारा के कवि हैं? तो 73 का है ए, प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। 74 देख लिया जाए, युगधारा के रचयिता हैं। युगधारा के रचयिता कौन है? तो 74 का है सी, नागार्जुन। 75 देखिए, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? तो 75 का है बी, एक लंबी कविता है, ठीक है ना। राम की शक्ति पूजा अक्सर पूछता है, कई बार यह क्वेश्चन टीजीटी में रिवीजन भी हुआ है, ठीक है ना। आइए देखिए 76 देख लिया जाए, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? तो 76 का है बी, प्रसाद जी के काव्य में अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। 77 देखिए, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो 77 का ए है, छायावादी कविता की विशेषता है। 78 देखिए, अंग्रेजी में जिसे रोमांटिसिज्म कहते हैं, हिंदी में उसे क्या कहते हैं? आपको इसका उत्तर देना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 78 का हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा 78 का? सी, छायावाद की ये है, छायावाद के संबंध में कहा गया है, ठीक है ना। छायावाद को रोमांटिसिज्म का रूप दिया गया है, नाम दिया गया है। आइए 79 देख लिया जाए, भारतीय इतिहास में जलाप्लावन की घटना का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ठीक है ना। 79, तो 79 का ए है, शतपथ ब्राह्मण के 8वें अध्याय में। ध्यान रखिएगा, 8वें अध्याय और 18वें अध्याय में अभ्यर्थी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ भी शतपथ ब्राह्मण, ये भी शतपथ ब्राह्मण, 18वें और 8वें में कंफ्यूजन होता है, तो 8वां याद रखिएगा, पहला वाला, 18वां वाला नहीं, ठीक है ना। 80 देखिए, 80 राम की शक्ति पूजा कविता की प्रारंभिक पंक्ति है, क्या है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा की जो प्रारंभिक पंक्ति है वह है डी, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। ये जो है कि राम की शक्ति पूजा का ये प्रथम पंक्ति है। आइए 81 देख लिया जाए, बाल कृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। कौन सा काव्य संग्रह है बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला प्रकाशित? तो 81 का आपका हो जाएगा डी, कुमकुम। आइए 82 देख लिया जाए, 82 मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास की उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है। किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? तो ये आपका दोस्तों 82 का हो जाएगा डी, साकेत में। 83 जो है, निम्नलिखित में से जगन्नाथ रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? आपको ये बताना है, 3 है और 1 नहीं है। तो दोस्तों 83 का है सी, भ्रमरदूत नहीं है, बाकी हिंडोला, गंगावतरण और उद्धव शतक उन्हीं का है। आइए 84 देख लिया जाए, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं, माने कौन कहे हैं भारतेंदु जी के विषय में? तो 84 का है ए, रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। 85 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? तो 85 का आपका है भी, भारतीय युग के लेखकों की दृष्टि जो है व्याकरण के नियमों पर नहीं पड़ी थी, ठीक है ना। 86 देखिए, ऐतिहासिक दृष्टि से रीतिकालीन कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो अब ये देखिए, सही अनुक्रम आपका है 86 का आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। पहले बिहारी हैं, फिर मतीराम है, फिर घनानंद है, फिर पद्माकर हैं, यही क्रम आपका सही है, ठीक है ना। 87 जो है देख लिया जाए,
महाकवि भूषण की रचना है, क्या है? तो छत्रसाल दशक है, ये महाकवि भूषण की रचना है। 88 देखिए, निम्न में कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? तो 88 का आपका हो जाएगा डी, ये सेनापति रीति मुक्त नहीं है, बाकी 3 लोग रीति मुक्त काव्यधारा के हैं। आइए 89 देख लिया जाए। 89 वर्वे नायिका भेद किसकी रचना है? तो वर्वे नायिका भेद जो है रहीमदास जी की रचना है। 90 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में इनमें से किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो 90 का है ए, भूषण जी को आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है, इसको भूलना नहीं है दोस्तों। 91 देखिए, 91 क्या कह रहा है? शिवा बावनी के रचयिता का नाम आपको बताना है। शिवा बावनी, तो ये भूषण की रचना है, सी, ठीक है ना। 92 देखिए, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा है? तो विट्ठलनाथ ने कहा है, डी, ठीक है ना। 93 देखिए, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद, ए, ठीक है ना। 94 देखिए, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती हैं कान पियारे पीको। उपर्युक्त पंक्तियों में आचार्य शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? तो दोस्तों 94 का हो जाएगा आपका सी, असूया भाव। इसमें असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है, ठीक है ना। आइए 95 देख लिया जाए। 95 क्या कह रहा है? झूठो है झूठो है झूठो सदा जगु संत कहंत जे अंतु लहा है। ताको सह सट संकट कोटिक काढ़त दंत करंत हाहा है। जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचारी गंवार महा है। जानकी जीवन जान न जान्यो तो जान कहावत जान्यो कहा है। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास क्या कहना चाहता है आपको बताना। जो तीसरी पंक्ति है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला, कि जान पनी को गुमान बड़ो तुलसी के विचार गंवार महा है। तो इसमें तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं? तो इसका देख लिया जाए, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 95 का आपका उत्तर होगा बी। बी का मतलब, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बी का मतलब ए और बी दोनों सही है। तो ए और बी विकल्प क्या है ये देखिए। ए है, उन्हें अपनी ज्ञानीपन का बहुत अभिमान है, ये भी सही है। वे स्वयं महागंवार है, ये भी सही। तो ये दोनों जो है उस पंक्ति में, ये दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग देखते हैं 96 देख लिया जाए। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो दोस्तों ये तुलसीदास जी हैं। 97 देखिए, आरती कीजिए हनुमान लला की के रचयिता कौन है? अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। तो ये है सी, रामानंद। रामानंद जी इसके रचयिता हैं। 98 देखिए क्या प्रश्न है। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? कितने युग्म वक्ता श्रोता के हैं? तो दोस्तों ये हैं डी, यानी 4 युग्म वक्ता श्रोता के हैं। 99 देख लीजिए, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? तो दोस्तों पद्मावत में रत्नसेन मन का प्रतीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपको ये बताना है। तो दोस्तों डी, चित्रावली नहीं है, बाकी तीनों तुलसीदास की रचना है। वर्वे रामायण, वैराग्य संदीपनी और दोहावली, ठीक है ना। 101 देखा जाए, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, पंक्ति किसकी है? आपको ये बताना है। तो ये पंक्ति दोस्तों कबीरदास की है, ए। 102 देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंगंग बास समानी। यह पंक्ति किसकी है? आपको ये बताना है। तो 102 का है बी, रैदास जी की पंक्ति है ये, ठीक है ना। 103 देखिए, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन किस आलोचक का है? 103 का डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको वाणी का डिक्टेटर कहे हैं। 104 देखिए,
104 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ मिलाइए। ठीक है ना। तो आइए मिलान कर लिया जाए। तो द्वैतवाद के हैं मध्वाचार्य, ठीक है ना। द्वैतवाद के हैं निम्बारकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। और अगर शंकराचार्य की बात किया जाए तो अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो इस तरह से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। तो आइए इसको देख लिया जाए। इसका विकल्प है बी विकल्प दिया हुआ है, देखिए। ए का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है। आइए 105 देख लिया जाए। हिंदी, एक मिनट, हाँ इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए दोस्तों। ये हाँ चलिए ठीक है। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ठीक है ना। यह कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का, मन कौन यह कथन कहे हैं? तो 105 का है सी, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 106 देखिए, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुख पर रहते हैं। यह कथन किसका है? तो 106 का भी सी होगा, यह भी रामचंद्र शुक्ल का ही कथन है। 107 देखा जाए, पायोजी मैंने राम रतन धन पायो प्रस्तुत पद के रचयिता कौन है? तो 107 के सी मीराबाई हैं। 108 देखिए, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो 108 का ए, तो जयदेव का गीत गोविंद का विशेष प्रभाव जो है कि विद्यापति पर माना जाता है। 109 देखिए, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए हैं, डी। ठीक है ना। 110 देखिए, पंच पांडव चरितरास के रचयिता हैं, कौन है आपको ये बताना है? तो शालभद्र सूरि हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। 111 देख लिया जाए, मैथिली के प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है, क्या है? तो 111 का ए वर्ण रत्नाकर। 112 देख लिया जाए, 112 क्या कह रहा है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो 112 के हैं बी स्वयंभू, ये अपभ्रंश के प्रथम महाकवि हैं और उनके अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहा जाता है। 113 देखिए, निम्न में से कौन शिलांकित कृति है? तो 113 का है बी राउरवेल। ठीक है ना। 114 देखिए, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? इनका नाम आपको बताना है। तो ये हैं डी मधुकर कवि। ठीक है ना। आइए 115 देखा जाए, 115 क्या है? संदेश रासक के रचयिता हैं, कौन है आपको ये बताना? संदेश रासक के रचयिता अमीर खुसरो या फिर अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर या फिर हेमचंद? तो 115 का दोस्तों है भी अब्दुल रहमान। 116 देख लिया जाए, इश्क भरा है देख लो और जगत से दूर, एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली से क्या अभिप्राय है? इस पहेली का क्या उत्तर होगा आपको ये बताना है। तो दोस्तों इस पहेली का उत्तर होगा बी कुआं। 117 देख लिया जाए, निम्न में से कौन सा कवि आदिकाल से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों डी गदाधर भट्ट जो है यह आदिकाल से संबंधित नहीं है, बाकी ये तीनों लोग हैं। ठीक है ना। आइए 118 देख लिया जाए, आलखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो परमाल रासो, सी। ठीक है ना। 119 देखिए, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो डिंगल है दोस्तों, डिंगल भाषा जो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के योग से बनता है, डिंगल। ठीक है ना। आइए और 120 देख लिया जाए, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित पृथ्वीराज रासो के संस्करण को प्रमाणित मानने वाले विद्वान इनमें से कौन है? तो 120 का भी कर्नल टाट जो है इसको प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं, बाकी कुछ लोग अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ लोग अर्ध प्रमाणिक मानते हैं।
ठीक है। 121 का देख लिया जाए, गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? तो 121 का हो जाएगा डी, राजा लक्ष्मण सिंह ने। 122 देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? तो 122 का है बी, इसको गद्य काल के नाम से अभिहित किया है, ठीक है ना। 123, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये एक रचना है, इसके रचयिता कौन है आपको ये बताना है। तो 123 का है बी, नंद दुलारे वाजपेयी। 124, निम्नलिखित में क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता? बाकी 3 स्रोत है लेकिन एक स्रोत नहीं हो सकता है, उसको आपको बताना है। तो दोस्तों 124 का हो जाएगा बी, रचनाओं का मौखिक उल्लेख। रचनाओं का मौखिक उल्लेख जो है हिंदी साहित्य लेखन में ये उसका आधार नहीं बन सकता है। 125 देख लिया जाए और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देख लिया जाए कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं कौन हैं? आप सब जानते हैं, 125 का सी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो दोस्तों इस तरह से आपका 125 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 4 पूरा होता है। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना ये अंदाज़ा लगा लिए होंगे कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बनेगा, क्योंकि इस एग्ज़ाम को हम लोगों को क्रैक कर ही लेना है, मुट्ठी बांध लेना है। और आपकी सफलताओं के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आप लोग हमसे जुड़े रहे, इसके लिए आप सभी को साधुवाद। और अगर आप तक लाइक और शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर अवश्य कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।